the most simplest graph of this session. What is this M0? So this is very much important to understand कि एक एक ग्राफ के साथ आप कौन कौन से पॉइंट्स समझ रहे हैं. I'm going to talk about the gross NPA ratio and mainly NPA. अगर हमारा NPA या GNPA रेशियो में ज़्यादा दिखेगा या रिड्यूस हुआ है बट अभी भी एक हायर अमाउंट पे बैठा हुआ, अगर आपको बस जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी चाहिए कि NBFC से जो सबसे ज़्यादा लेंडिंग होती है वो किन किन की होती है. Hello everyone, welcome to Momentum IAS, Vishleshan, short session, concrete analysis, and in this session we are going to discuss more about the Economic Survey 2022-2023, especially the monetary management and financial intermediaries. Now, this session is more about how we are understanding कि banking system कैसे perform कर रहे हैं. Next, NBFCs, especially non-banking but financial institutions. Thirdly, it's more about secondary market, or what one can say is that stock markets किस तरह से perform कर रहे हैं. That is what is very much important. Apart from this, insurance, pensions and all gets included. But the thing is that कि before we are going to proceed with this session, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले आप जो बैंकिंग फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके बैंक इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो इन्फ्लेशन कैसे उसको रिड्यूस किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर इसको देख के उसके बाद ही इस सेशन पे मूव ऑन करें. बट अगेन मूविंग अहेड, देयर इज़ अ डिस्क्लेमर एंड दिस डिस्क्लेमर इज़ दैट कि इस सेशन में जो ग्राफ्स या जो टेबल्स दिखाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग आपको दिख सकते हैं. बट you do not need to worry about it because I am here and I will explain you कि इन ग्राफ्स में ऐसा डाइवर्जेंस या ऐसा कन्वर्जेंस क्यों आ रहा है, ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, ऐसा पैटर्न ये क्यों फॉलो कर रहा है. एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी डिटेल्ड एंड ग्रैन्युलर वे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली, now this one is very much the most simplest graph of this session and it is more about कि बैंक्स ने यार स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो आरबीआई ने जो अपने बैंक्स के जो रेट्स डिसाइड किए, जैसे कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एसडीएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई, वो उस अकॉर्डिंग कैसे हुआ. एंड बेसिकली मोर अबाउट इट, दिस इज़ अ वेरी मच सिंपलेस्ट एज आई सेड, इट इज़ मोर अबाउट कि जब पैंडेमिक आता है एंड जब आरबीआई डिसाइड करता है अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के लिए, रिवर्स रेपो रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, एंड उस अकॉर्डिंग बाकी जो रेट्स जो उसने उस अकॉर्डिंग रिड्यूस किए, एंड इसको कब तक कंटिन्यू रखा, टिल अप्रैल 2022. अप्रैल 2022 से ऐसा क्या हुआ कि इसे तब इंक्रीज़ किया गया और पहले इंक्रीज़ नहीं किया गया. एंड व्हाट एंश्योर दैट कि पहले इसे रिड्यूस करके फिर इंक्रीज़ करना पड़ा. फर्स्टली, if we see at this period, April 2020, Feb 2020 से somewhere around COVID-19 पैंडमिक अपने टॉप नॉच लेवल पे था एंड जहाँ पे हम सीवियर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं. नाउ टू एंश्योर दैट कि लाइवलीहुड मेंटेन रहे, हमें एक बिगर अमाउंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी एंश्योर करनी पड़ेगी अपने इंडिविजुअल्स के लिए, अपने मतलब आपके इंडस्ट्रीज़ के लिए, सर्विसेज सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हमें उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा. उस क्रेडिट फैसिलिटी को और इंक्रीज़ करना है, सप्लाई को और बढ़ाना है, मनी की सप्लाई को और बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली हम अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. जब और दिखा कि और इंटरवेंशन की ज़रूरत है, the interest rate were reduced more and this was kept as usual because एक टाइम बाद आरबीआई को भी लगा कि इससे ज़्यादा नीचे हमें इंटरेस्ट रेटों को लेके भी नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को इन्वाइट कर रहे हैं. एंड सी द इन्फ्लेशन दैट विच वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. इन्फ्लेशन वॉज राइजिंग एंड राइजिंग at a very larger scale or very accelerated scale. So what was happening?
So, एक लेवल तक जब मेंटेन रखा गया एंड जब ये देखा गया दिस पीरियड, दिस फेब 2022 से अप्रैल 2022 में जब हम रशिया यूक्रेन वॉर में आता है और एक जियो पोलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ का जो ट्रेडिंग है, देन आपके जो बेसिक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो ट्रेड्स है वो जो हॉल्ट में या वो जो उसका एक स्लो डाउन फेस होता है, जिसकी वजह से डिमांड तो हाई है बट सप्लाई रुक रहा है। व्हाट इज़ क्रिएटिंग इन्फ्लेशन को और एक लार्जर और एक बेटर हाइट मिलती है। सो अगर उस टाइम पे इन्फ्लेशन को अगर रोकना है तो देन व्हाट इज़ हैपनिंग, RBI स्टेप्स इन एंड इंश्योर्स दैट कि इसे उस अकॉर्डिंग इंक्रीज किया जा सके। सो दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट्स वर इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अगर आप देखो जून 2022 में, अगस्त, अक्टूबर एंड उस अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता गया। सो दिस ग्राफ इज मोर अबाउट कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से पीरियड में इन चीज़ों को अफेक्ट में लाया गया। बट दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरी नेक्स्ट ग्राफ। व्हाट इज इट अबाउट? दिस ग्राफ इज मोर अबाउट द ब्रॉड मनी, यानी कि मोर अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट M3, M4, इन सब पे बात हो रही है। फर्स्टली अगर हम बात करें अगर M0 की, व्हाट इज दिस M0? व्हाट इज दिस M0? इट इज वो जो करेंसी जो सर्कुलेशन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स के जो डिपॉजिट विथ RBI, दिस इज व्हाट वी कॉल M0। इसी में अगर हम डिमांड डिपॉजिट ऐड करते तो व्हाट वी फाइंड, वी रीच अप टू M1, और इसी M1 में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स ऐड करते तो वी रीच अप टू M3, एंड M3 by M0 इज व्हाट वी कॉल एज मनी मल्टीप्लायर। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, एंड ये उस अकॉर्डिंग, इसमें आपको टेबल्स में उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मोर अबाउट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ का मूवमेंट कैसे हो रहा है। सो व्हाट वी सी दैट कि जो हमारा M3 है, वी आर सीइंग दैट कि अगस्त 2021 से लेकर हमें एक रिड्यूस वैल्यू दिखता है। ये M3 फ्लक्चुएट तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और बेसिकली करेंसी विथ पब्लिक रिड्यूस होती हमें दिख रही है, एंड फेब 2022 से एकदम से राइज मिलता है। ऐसा क्या हुआ कि ये जो करेंसी इन पब्लिक रिड्यूस हो रही थी, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप इंटरेस्ट रेट को इंटरवीन करते हो, या फिर व्हाट यू सी हियर, जब आपका ये इंटरेस्ट रेट को आप डाउन रख रहे हो, इन्फ्लेशन आपका कैच कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप पब्लिक के लिए और ज़्यादा पैसा फ्लो में रख दोगे, व्हाट विल हैपन, इन्फ्लेशन स्टेप इन करेगा, और जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट को राइज करोगे उस अकॉर्डिंग ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वाज हैपनिंग कि वो एक्स्ट्रा पीरियड था जहाँ पे हम NPAs का भी रिडक्शन देखते हैं। सो अगर M3 हमारा बीच बीच में जो ये राइज कर रहा है, या M3 का हम ओवरऑल जो ग्रोथ देखते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की पहली बार बात हो रही है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये कैसे कम हो गया। द बेसिक थिंग इज दैट कि हमें ये जो रिड्यूस दिख रहा है वो एक्चुअली रिड्यूस होना नहीं चाहिए था, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर बात करें अगर इन टर्म्स ऑफ GDP की, मान लीजिए 2020 में ये था 100 रुपीज़ एंड 2021 में इट वेंट अप टू 75 रुपीज़, यानी कितने का अपना GDP फॉल हुआ है, -25%। बट देन 2022 में यही GDP अगर आपका 90 रुपये हो गया तो क्या हुआ, आपका राइज हुआ है GDP का 20% का। सो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी मच हैप्पी, कह रहे देखो हमारा GDP ग्रो कर गया। बट हैज़ द GDP एक्चुअली ग्रोन? ग्रो तो हुआ है, बट द थिंग इज दैट कि बिकॉज आपका बेस बहुत नीचे जा चुका है, 100 से 75 था, अगर यही 100 से 110 जाए तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, उसका ग्रोथ रेट अलग होगा, और अगर 75 से 110 जाए तो उसका ग्रोथ रेट अलग होगा। सो व्हाट वाज हैपनिंग, जब उस पीरियड में आपका बेस इफेक्ट अगर हम देखें तो बेस इफेक्ट के हिसाब से वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें कम दिखता है।
सो दिस इज वन ऑफ द की रीजन ड्यू टू विच what you are seeing कि M3Q या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन आपका रिडक्शन दिखता है. हाउएवर करेंसी इन सर्कुलेशन विद डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट हैज हैपेंड कि लोग अपना सेविंग्स को इंश्योर कर रहे थे, अपने टाइमली डिपॉजिट्स को इंश्योर कर रहे थे कि वो एक लाइटर लेवल पे अबव रहे, यानी कि ओवरऑल वे में एग्रीगेट डिपॉजिट्स को हम इंश्योर कर रहे थे कि वो हायर स्केल पे रहे, विच वॉज वॉट इंश्योरिंग और विच वी कैन से दैट M3 बिकॉज ये हाइट पे था, ये हाइट पे था, दिस वॉज वॉट इंश्योरिंग कि M3 हमारा हायर रेट पे रहे. मूविंग टू द सेम ऑन द सेकेंड ग्राफ व्हाट वी सी दैट कि मनी मल्टीप्लायर ये आपको एक रेंज में दिखता है, समवेयर अराउंड 5.2% के आसपास ऑक्सिलेट कर रहा है. बट व्हाट इज हैपनिंग व्हेन मनी मल्टीप्लायर इज एडजस्टेड अगेंस्ट रिवर्स रेपो रेट. यहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा. एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? वन ऑफ द की रीजन इज दिस रिवर्स रेपो रेट का जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं और इससे फ्लक्चुएशन हो रहा है, वन ऑफ द की रीजन इज दैट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने रिवर्स रेपो रेट कैसे कैसे चेंज और किस तरह से चेंज किया है. सी ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन यू सी कि एक कांस्टेंट रिवर्स रेपो रेट रखा गया तो कहीं ना कहीं हमें ये स्टेबल दिखता है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को सेम रखा गया. बट जैसे रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर एकदम से एक्सपैंड होता दिखेगा. क्यों? रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? व्हाट इज RBI टेकिंग और इंटरेस्ट रेट जो उस चीज़ पे लगा जब RBI बैंक से लोन उठाएगा. यानी कि क्या होगा अगर बैंक डिपॉजिट विद RBI को देखा जाए, अगर इस चीज़ के हिसाब से देखें, अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप रिवर्स रेपो रेट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, और रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेपो रेट भी आप इंक्रीज कर रहे हो. तो व्हाट इज हैपनिंग? M3 by M0 क्यों इंक्रीज होता दिख रहा है? सी इन दिस फिगर अगर M0 के हिसाब से देखें करेंसी इन सर्कुलेशन, इसके बेसिस में अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होती है तो करेंसी इन सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि हम पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पब्लिक भी पैसा नहीं लगेगा क्योंकि लोन रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे. वंस द लोन रेट इंक्रीजेज पब्लिक इज नॉट गोइंग टू टेक. अगर वही चीज़ किसी चीज़ अगर दे हैव टू बोरो 100 रुपीज़, उस पर 8% इंटरेस्ट रेट ले रहा है और एक जगह 100 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो हमेशा एक जनरल इंडिविजुअल या कोई भी होगा वो हमेशा उस चीज़ को देखने जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट या लोन रेट कम है. सो व्हाट इज हैपनिंग? अगर करेंसी इन सर्कुलेशन अगर रिड्यूस हो जाती है या सप्लाई कम हो जाता है तो व्हाट इज हैपनिंग? आपका M0 कहीं ना कहीं रिड्यूस होता दिखेगा. बट बिकॉज टाइमली डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट और ओवरऑल वे एग्रीगेट डिपॉजिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो M3 by M0 हमें एक नए हाइट पे राइज होता दिखेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो M3 by M0 का जो रेशियो है वो भी हमें विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंक्रीज होता दिखेगा. नाउ फ्लक्चुएशन क्यों है? बिकॉज देयर आर अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन M3 एंड M0. सो उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर M3 एंड M0 का डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं या फिर M3 अगर केवल ऊपर नीचे होगा तो उससे क्या होगा, ये पूरा मनी मल्टीप्लायर का रेशियो अपने आप में इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर करता क्या है? इट इज समथिंग लाइक कि बैंक्स अपने कैपेबिलिटी या एक तरह से पोटेंशियल को किस तरह से इस चीज़ को जो मनी है उनके पास, जैसे मान लिया अगर उनके पास 100 रुपये है तो उस मनी से वो लोन कैसे क्रिएट करते हैं और लोन से कैसे ओवरऑल वे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे रन होंगी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो फिर से मनी पंप इन होगा उसको फिर बैंक कैसे यूज़ कर पाएगा, या मनी एक अमाउंट से और बड़ा अमाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट इज अबाउट मनी मल्टीप्लायर. सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट ग्राफ. दिस ग्राफ इज मोर अबाउट ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स, डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, कि जीसेक के जो
यील्ड्स हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो एकदम से यहाँ तक तो स्टेबल दिख रहा है, बट एकदम से फिर ये राइज क्यों होता दिख रहा है, स्पेशली इस पार्ट में। सो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर इन्फ्लेशन होगा, कंसिडरिंग अगर ग्लोबल बॉन्ड ईजिंग हो रहा है या फिर ऑयल प्राइस डिक्रीज हो रहा है एक टाइम तक, तो आपको ये आपका जो यील्ड है वो आपको कम दिखेगा। बट व्हाट इज हैपनिंग कि व्हेन इन्फ्लेशन पंप्स इन, तो आपका जो बॉन्ड प्राइस है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। व्हाई इज इट सो? बिकॉज बॉन्ड का जो रिलेशन होता है दैट इज मोर अबाउट कि वो रिड्यूस प्राइस पे खरीदा ही जाता है और मैच्योरिटी वैल्यू उसकी फिक्स्ड रहती है। सो दैट जितना वो रिड्यूस होगा, जितना राइज होगा, उस अकॉर्डिंग बॉन्ड डील ऊपर नीचे होगा। सो व्हेन बॉन्ड डील इज गोइंग टू डिक्रीज और बॉन्ड प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज, मान लीजिए कि पहले अगर 100 रुपीज़ मैच्योरिटी वैल्यू रखी गई है एंड इस बॉन्ड को पहले खरीदने में 92 रुपीज़ लगते थे और अब जाके 88 में खरीद रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यील्ड कितना हो गया 12%, पहले यील्ड कितना था 8%। सो व्हाट इज इंश्योरिंग कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा आपका बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा एंड बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बॉन्ड कैसे मूव करते हैं। एंड ये ओवरऑल इस ग्राफ का मेनली यही पर्पज है, टू लेट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, बॉन्ड इन रिसेंट टाइम से कैसे इंक्रीज हुआ है। These bond yields are also important, or these bond prices are also important to understand कि external debt and internal debt, mainly internal debt, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में बात किया कि हमारे इंटरनल डेप्ट ज़्यादा रहता है एंड विच इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग कि वोलाटिलिटी, फॉरेक्स रिजर्व्स या करेंसी वोलाटिलिटी को हम फेस नहीं करते। बट अगेन द थिंग इज दैट कि बॉन्ड यील्ड अगर ओवरऑल वे में इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स बोरोइंग कॉस्ट of the government is going to increase. Borrowing cost of the government is going to increase. सिंपल मैथमेटिक्स है एंड इन ग्राफ्स में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको असेसमेंट करना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। सो विद दिस ग्राफ व्हाट वी आर सीइंग, फर्स्टली कि इन्फ्लेशन कैसे राइज करता है यार, कब से राइज करता है, आप इसी टाइम पीरियड में देखो, यहीं से स्टार्ट होता है जब वो रशिया यूक्रेन वॉर आता है या फिर ऑयल का टेंशन स्टार्ट होता है। व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्टली कब पॉइंट आपके ऑयल के प्राइसेस कब बढ़ रहे हैं, सेकेंडली उस ऑयल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन कैसे एकदम से पंपिंग कर रहा है, थर्डली उस इन्फ्लेशन पंपिंग की वजह से बॉन्ड प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जैसे ही बॉन्ड प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कैसे अपना राइज दिखाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक एक ग्राफ के साथ आप कौन कौन से पॉइंट्स समझ रहे हैं। सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट ग्राफ, here we are mostly are going to talk about the gross NPA ratio and mainly NPA, non performing asset ratio इस टाइम क्या चल रहा है, एंड प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, और ऐसा क्यों है, अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग क्यों दिखता है। फर्स्टली पुराने इकोनॉमिक सर्विस ने भी ऑलरेडी इस चीज़ पे बात करी हुई है कि इट इज़ मोर अबाउट कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा इशू होता है, उस एनपीए उनकी हाई होती है कंसिडरिंग बैंक्स की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है रादर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रादर देन अदर फॉरेन बैंक्स जो भी अलग अलग डिफरेंट बैंक्स हैं। तो मेनली इसका इम्पैक्ट एनपीए अगर बढ़ेगा या घटेगा, इसका मेनली इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पर रहेगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर स्पेसिफिकली दोज बैंक जो कि शेड्यूल स्टेटस में डाले जाते हैं आरबीआई के लॉज के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपको ये दिखता है कि आपके एनपीए रेशियो रिड्यूस हुए हैं। नाउ दिस इज अ वेरी मच एक्सेप्शन कि क्यों फॉरेन बैंक्स में हो रहा है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसको ध्यान में देने के लिए, बट येस एनपीए रेशियो आपको ओवरऑल वे में रिड्यूस होता दिखेगा, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये अभी भी हाईएस्ट है। देन कमिंग टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, अगर कंसिडरिंग मैं इसे 6% के आसपास मानूं, then it will be somewhere around 4.1 4.2%, considering this as 6। आपके प्राइवेट बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स जिनकी बात हो रही है उनके उसके बाद रहेंगे,
somewhere around it is 3.5 or 3.6, and lastly foreign banks. तो अगर आप ओवरऑल वे में जीएनपी के रेशियोज देखें तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं प्रीलिम्स में कि द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जीएनपीए और एनपीए जो है ओवरऑल वे में वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट्स को मार्क कर सकते हैं अगर आपने इन ग्राफ्स को स्ट्रॉन्ग वे में और अच्छे कॉन्क्रीट वे में इन्हें एसेस किया है या इन सेशंस को अटेंड किया है. इन द नेक्स्ट this one is provisioning coverage ratio. What is this provisioning coverage ratio? Provisioning coverage ratio is that कि वो amount of fund जो आप ये जो आउटस्टैंडिंग लोन्स या फिर रिस्क को हैंडल करने के लिए वो अमाउंट ऑफ फंड्स अलग से रखते हैं. यानी कि अगर एनपीए ज़्यादा होगा तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा. बट देन अगेन वी आर सीइंग सम एक्सेप्शंस इन दीज. व्हाट वी आर सीइंग और व्हाट वी कैन से दैट थ्रू दिस ग्राफ, अगर इस ग्राफ और इस ग्राफ को रिलेट करने की कोशिश करें. नाउ दिस इज अगेन समथिंग विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन टेक्स्ट बुक्स. ये आपको टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, आपको एसेस एनालाइज करके मिलेगा. एंड द मोर यू आर गेटिंग और मोर यू आर बिकमिंग एनालिटिकल, the more it is going to help you and let you understand your concepts in a better way. Now the thing is that कि अगर NPA reduce हो रहा है, but again NPA की हाइट पब्लिक सेक्टर बैंक से सबसे ज़्यादा है. अगर इनके रेशियो में देखें आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो इसके बेसिस पे, इस रेशियो के बेसिस में सबसे लोएस्ट मिलता है. क्यों? नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपका 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग लोन है, इस लोन को हटाने के लिए अगर आपके पास फंड होना चाहिए, मान लीजिए 60 रुपीज़ आपने रखा है या 50 या 100 रुपीज़ ही रखा है या बड़ा अमाउंट रखा है. बट देन अगेन द थिंग इज दैट कि लोन का ये जो इंटरेस्ट है, लोन जो है वो इतना बड़ा है कि उन फंड्स को कवर करने के लिए यूज हो जाता है एंड आपके लिए जो बचा हुआ जो फंड बचता है वो कम रहता है. सो दैट मीन्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक का क्योंकि उनकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ईजियर होती हैं दैन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल या बाकी जितने बैंक्स हैं, तो उस बेसिस पे क्या होगा, उनके पास एक और लोअर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स होगा जो कि इन रिस्क को हैंडल कर सके, इन रिस्क को टैकल कर सके. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में it will be the lowest. Next, because GNPA रेशियो के हिसाब से देखें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का उसके बाद था. अकॉर्डिंगली वी फाइंड दैट कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कम सेकेंड. थर्ड इज फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ड्यू टू दिस रेशियो. एंड फाइनली हाईएस्ट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो वन वी कैन फाइंड इज फॉर फॉरेन बैंक्स. तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो or public sector banks have the highest provisioning coverage ratio in comparison to private sector banks and foreign banks and scheduled commercial banks, तो ऐसे स्टेटमेंट्स गलत है. बट अगर ऐसे टाइप के स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछता है, यू कैन ईजिली टैकल एंड यू कैन ईजिली हैंडल सच क्वेश्चंस इन ए ईजियर वे. कि एक क्वेश्चन आ गया मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पहला स्टेटमेंट कि व्हाट इज दिस प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये एक्चुअल में होता क्या. एंड सेकेंड थिंग इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ये चीज़ें इस टाइप के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट कि जीएनपीए के किस तरह से काम हो रहा है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो किस तरह से वर्क कर रहा है और कैसे कैसे अलग अलग बैंक्स के डिफरेंट क्यों हैं. एंड अगर आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी देखो तो कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बैंक्स का नॉर्मली इंक्रीज हुआ. नाउ अगेन देयर इज अ एक्सेप्शन फॉरेन बैंक्स, बट दैट डजंट मैटर और दैट डजंट अफेक्ट कि इतना एक्सप्लेनेशन इसका डीप उतना जाने की ज़रूरत नहीं है. Coming to this one, transmission to domestic lending and deposit rates picking up. The thing is that कि अगेन अगर NPA रेशियोज़ के अकॉर्डिंग देखें तो उस अकॉर्डिंग हमें ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन उस अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आएगा. फर्स्टली इट इज़ दैट कि MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं मेनली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ मोर अबाउट कि हाउ इट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ इट हैपनिंग. नाउ मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट इज़ मोर अबाउट कि द मिनिमम रेट जो आप रखते हो कि इससे ज़्यादा किसी बिलों में
हम लेंडिंग रेट अपना नहीं रखेंगे, इससे कम के इंटरेस्ट रेट में हम अपना लोन देंगे ही नहीं। सो व्हाट हैपन्स दैट कि अगर हमारा एनपीए या जीएनपीए रेशियो में ज़्यादा दिखेगा या रिड्यूस हुआ है बट अभी भी एक हायर अमाउंट पे बैठा हुआ दिखता है, तो व्हाट वी फाइंड दैट कि अगर एनपीए रिड्यूस हो रहा है, if we see NPA if it is reducing or we are finding that it is getting stable, what is happening? GNPA रेशियो अगर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स अगर लोन्स का जो या फिर जो आप रिकवरी नहीं कर पा रहे थे, अब आपके पास बेटर क्रेडिट्स हैं क्योंकि आपके लोन्स के जो रिकवरी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट, दैट इज़ कमिंग बैक, दैट इज़ कमिंग बैक एट अ बेटर स्केल। सो व्हाट विल हैपन, आपके पास फंड ज़्यादा रहेंगे तो आप इजीली आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, बैंक्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ हम दे सकते हैं लोन, हम कम इंटरेस्ट रेट में भी लोन दे सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपने का लोन लिया है, इस पर 110 रुपीज़ आपको लौटाना था, आपने रिटर्न भी कर दिया, तो व्हाट इज बैंक्स हैविंग, बैंक को एक ट्रस्ट आ गया कि अब उनका अमाउंट 110 रुपीज़ है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉस ऑफ 100 दे गॉट 110 रुपीज़। तो उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब अगली बार जब देना है, लेंड करना है, सो दे कैन लेंड अमाउंट फ्रॉम दिस अमाउंट, 110 से वो लेंड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये जो हमारा बोरोवर है ये उस अमाउंट को रिटर्न करेगा, उस पैसे को लौटाएगा। तो जब वो लौटाएगा तो दे कैन इंश्योर दैट कि कम इंटरेस्ट रेट पे भी आए बट ही इज़ गोइंग टू रिटर्न। बट अगर यही चीज़ वो लौटाता नहीं है या एक कम अमाउंट लौटाता है, तो व्हाट विल हैपन व्हेन नेक्स्ट टाइम ही इज़ गोइंग टू अप्रोच कि बैंक्स को कि बैंक बोलेगा, तो बैंक यही कहेगा कि अगर आपको पैसे लेने हैं हमसे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एक बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो कि क्यों MCLR रिड्यूस दिखता है। पॉलिसी रेपो रेट का भी इस पर एक तरह से इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही, बिकॉज रेपो रेट अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका भी एक इम्पैक्ट ये होगा कि भाई बैंक्स अपने हिसाब से अपना ट्रांसमिशन करेगा। अगर रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स पॉलिसी रेपो रेट इफ दे आर रिड्यूसिंग, व्हाट विल हैपन, उसी अकॉर्डिंग बैंक अपना ट्रांसमिशन करेगा। अगर वो 8% रिड्यूस किया तो बैंक अपने अकॉर्डिंग वो करेगा। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट कि ड्यूरिंग दैट 1998 टू 2003 जो हमारा सेशन 1 था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर कि व्हाट बैंक्स डिड और व्हाट गवर्नमेंट डिड। गवर्नमेंट इंश्योर दैट कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हो सके। इट इज़ नॉट द RBI हु शुड डिसाइड कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। RBI एक रेपो रेट और वो देगा जिससे इन्फ्लेशन को हम चेक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स अपना लोन इंटरेस्ट रेट, सेविंग इंटरेस्ट रेट और जो भी डिपॉजिट रेट्स है या उसको उस अकॉर्डिंग टैकल करके अपना एडजस्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MCLR। अगर WALR की बात करें या वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट क्या होता है? वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट इज दैट कि इंटरेस्ट रेट जो आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स पे लगते हैं, इट इज द इंटरेस्ट रेट इनकर्ड ओवर आउटस्टैंडिंग लोन्स। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर लोन्स आपके आउटस्टैंडिंग है पहले से ही, अगर आपका 100 करोड़ का लोन है एंड अगर आपको फिर से लोन लेना है तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट हायर एंड में रहेगा। सी हियर, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट इज हायर, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट ऑन फ्रेश रूपी लोन्स इज लोअर। So these are some of the important things that needs to be understood. And one more thing what we are observing is that कि अगर हम MCLR के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये दिखता है कि MCLR और 1 year median of MCLR is lower than this weighted average आपका lending rate of fresh loans and then on outstanding loan, and accordingly weighted average deposit term rates ही अलग होते हैं। आउटस्टैंडिंग रुपी डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो उस अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज डिपॉजिट रेट यानी से अगर हम डिपॉजिट रेट्स को कम नहीं रखेंगे एंड लोन रेट को ऊपर नहीं रखेंगे तो बैंक्स कैसे अर्न करेंगे, एंड बैंक्स अगर अर्न नहीं कर पाएंगे तो बैंक्स ऑपरेट कैसे करेंगे या फिर आपके अकाउंट्स को हैंडल कैसे करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स, और व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ इज दैट फर्स्टली कि आपका रेपो रेट कैसा चल रहा था। रेपो रेट इस पीरियड में रिड्यूस किया गया था, जब इसे इंक्रीज़ किया गया तो किस तरह, अगर वो इंक्रीज़ होता है तो एक हाइट
अटेंड करता है, एंड इस अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसे कैसे हुआ है उस चीज़ पे भी इम्पैक्ट बात रही है कि जब ये रिड्यूस होता है तो उस अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कैसे अफेक्ट होता है, क्यों अफेक्ट होता है, इस चीज़ पे भी हमने बात की है। थर्डली, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट होता क्या है, पहले इस चीज़ पे बात करी थ्रू दिस ग्राफ। वाई आउटस्टैंडिंग लोन्स का जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है व्हेन कंपेयर टू फ्रेश लोन्स। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स और दैट can come in the form of examination or that you can help to explain people or explain in UPSC मेंस आंसर्स की बैंकिंग सिस्टम्स में ऐसे इंटरेस्ट रेट कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि फ्लक्चुएशन आपको देखेगा, बट दिस फ्लक्चुएशन इज नथिंग टू वरी अबाउट। देर इज एवरी एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर एवरी फ्लक्चुएशन, कैसे ये ग्राफ मूव कर रहे हैं, ये चीज़ सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ना उसमें बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे दिए हुए हैं, बट द ओनली थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, और इन ग्राफ्स में भी आपको ये चीज़ इतना ध्यान नहीं रखना है कि हाँ एनपी सबका आई एम सॉरी एनपी या जीएनपी रेशियो किसका कितना है, इस चीज़ में उतना ध्यान नहीं रखना है। अगर आपको बस जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी चाहिए कि एनबीएफसी से जो सबसे ज़्यादा लेंडिंग होती है वो किन किन की होती है, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पर्सनल। ना एनपीए रेशियो वाइज आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्री कम है, सर्विसेज कम है, पर्सनल कम है, एग्रीकल्चर और कम दिखता है, या ग्रॉस अलग से ओवरऑल वे में अलग दिखता है ओवरऑल एनबीएफसी इसका। बट एनबीएफसीज को कि अप्रोच सबसे ज़्यादा कौन करेंगे, आपको पर्सनल लोन, जैसे फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, आप जैसे अमेज़ॉन में अगर कोई मोबाइल ले रहे हो, या आप किसी क्रोमा जैसे शॉप्स में चले जाओ, वहाँ पे अगर आप कुछ मोबाइल लेना चाहते हो तो डिफरेंट फाइनेंसिंग एजेंसीज वहीं बैठी होती हैं जो आपको बोल रही होती है कि अच्छा हम आपको अमाउंट दे रहे हैं और इससे आप ये मोबाइल या लैपटॉप खरीदो, या जो भी आप गैजेट्स लेना चाह रहे हो या कोई डिफरेंट अप्लायंस लेना चाह रहे हो, कुछ भी लेना चाह रहे हो, बट उस अकॉर्डिंग हम आप पे एक लोन लगाएंगे या ईएमआई आपके ऊपर चलता रहेगा ताकि वो अमाउंट जो हम आपको दे रहे दैट कैन बी रिटर्न बैक। सो पर्सनल इन द फॉर्म इस तरह से जाता है। बाकी एनबीएफसीज या बाकी कौन से सेक्टर्स हैं या कौन से डोमेन्स हैं जो एनबीएफसीज को सबसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। सर्विसेज एंड इंडस्ट्री सेक्टर बैंक्स के पास जाते हैं, बट एनबीएफसीज को भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पीपल और डोमेन्स अप्रोच देम in terms of financing of their economic activities, in terms of financing, and accordingly what they can ensure that कि economic activities या अपने operations जैसे वो run कर रहे हैं with due course of time. So this graph is not very much important, but it is important in terms of understanding कि which are those fields or which are those sectors that are approaching NBFCs. मैंने एक बेटर एग्जांपल में ये भी बता दिया कि पर्सनल अगर बताया जाए तो पर्सनल कैसे अप्रोच हो रहे हैं, कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जो एनबीएफसीज को अप्रोच करते हैं। मूविंग अहेड टू दिस ग्राफ, नाउ दिस इज मोर अबाउट द स्टॉक मार्केट, एंड यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, इंडिया विक्स। व्हाट इज दिस इंडिया विक्स? दिस इज मोर अबाउट वोलेटिलिटी इंडेक्स। Now what is this volatility index? It is more about कि आपका फ्यूचर स्टॉक मार्केट आपके नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपका ये मेजर करता है कि नेक्स्ट 30 डेज में स्टॉक मार्केट कितना फ्लक्चुएट करेगा, कितना वोलेटाइल रहेगा या कितना स्टेबल रहेगा। जनरली क्या होता है कि इस इंडेक्स को जो हम सबसे बेटर वैल्यू बोल सकते हैं, बेटर जो अच्छी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं वो बोलते हैं बिटवीन 15 to 35। यानी अगर आप 15 या 15 के आसपास रहते हैं, दैट मीन्स ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत स्टेबल रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे गिरेगा नहीं, या तो ज़्यादा उठ के फिर गिर नहीं जाएगा या ज़्यादा गिर के फिर ऊपर नहीं उठेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर एक कॉमन है तो वो कॉमन स्टेबल लाइन ही, ये अब थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है बट ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं लूज़ करेगी। तो अगर समथिंग इफ समवन और इफ सम स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग नियर विद वोलेटिलिटी इंडेक्स समवेयर हियर अराउंड 15, वी से दैट कि वो स्टॉक मार्केट बहुत स्टेबल है, एफपीआई और वो जो आउटफ्लोज इनफ्लोज है वो एक स्टेबल रखी गई है, या फिर जो नॉर्मली जो स्टेबल स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक स्टेबल है।
हाउएवर इफ़ वी सी दैट दिस 35 नंबर, अगर 35 या 35 के आसपास होता है, दैट मीन्स वी से दैट आपका ये एक्सट्रीमली या फिर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जो कि हम ज़्यादा स्टेबल मानते नहीं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करो एंड अकॉर्डिंगली आप निकल जाओ, जैसे आपका एक प्रॉफिट जनरेट हो। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स आपका ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, या जो इन्वेस्ट करने वाले स्टॉक इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, या बाकी जो शेयर मार्केट में जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके लिए ये बताता है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या वो मिड कैप होना चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए होना चाहिए, छोटे टाइम के लिए होना चाहिए, वो उस अकॉर्डिंग आपको पता चलता है। तो समवेयर वी सी दैट कि फेब 2022 के आसपास से जब से हम ये भी देखते हैं कि हमारा करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, या डिप्रिसिएशन मेनली डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, ये वो पीरियड है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में दिखती है। एंड देन वी फाइंड दैट कि ये समवेयर अराउंड स्टेबिलिटी के आसपास आ चुकी है, जैसा कि बीच में अगस्त एंड जून के आसपास दिखता है। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड जब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे, या फिर जब बाद में हम देखते हैं कि जब आरबीआई इंटरवीन करता है या फिर अपने डॉलर्स को थोड़ा शेल आउट करता है टू एंश्योर दैट कि जो करेंसी एक्सचेंज मार्केट है उसको ज़्यादा अफेक्ट ना हो। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें विक्स हमारा कहीं ना कहीं 15 to 20 के आसपास दिखता है। बट अगेन एज आई सेड, दिस इज़ द पीरियड जब रशिया यूक्रेन वॉर इंटरवीन होता है एंड आपका स्टॉक मार्केट में थोड़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलता है कि इन टर्म्स ऑफ कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग, वाई इज़ दिस हैपनिंग। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विक्स होता क्या है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मेन रेंज ऑफ वैल्यूज़ जिसमें विक्स परफॉर्म करता है, कौन से वैल्यू पे वो सबसे ज़्यादा बेटर दिखाता है कि वो स्टेबिलिटी है, एंड कौन से वैल्यू पे दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड आपको ये चीज़ भी बताता है कि किस अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, इस चीज़ पे भी मैटर कहीं ना कहीं करेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं विक्स प्रेजेंट करता है। ऑल्सो वी कैन सी दैट थ्रू दिस ग्राफ की अगर दूसरे स्टॉक मार्केट्स के हिसाब से देखें, समवेयर वी सी दैट कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग बेटर, बिकॉज शिकागो को अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे दिख रहा है। सो मूविंग अहेड, नाउ द ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग इज दैट द इंश्योरेंस पार्ट। इंश्योरेंस पार्ट में भी मेनली व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्टली इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। सो इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। इट इज़ समवेयर अराउंड आई गेस 4.2% अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखें, और इंश्योरेंस रेट अगर प्रीमियम रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 4.2% ऑफ जीडीपी है, जो कि ओवरऑल ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम सेट होता है, बिकॉज दैट इज समवेयर सिटिंग अराउंड 12 to 15% अगर लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें। बिकॉज दिस ईयर इंश्योरेंस के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं दिखाया गया, बट लास्ट ईयर इट वाज गिवन देयर। डेंसिटी इट इज़ समवेयर अराउंड $91, जिसमें $69 इज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड $22 इज़ फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए रीसेंट टाइम्स में हमने ये भी देखा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हुई, उन्होंने ये इंश्योर किया कि माइक्रो इंश्योरेंस किया जा सके, ताकि जो रूरल एंड अर्बन एरियाज बट नॉट बिलोंगिंग टू कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि पीपल बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस स्कीम्स और ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, इन लोग इस पब्लिक को केटर करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डेट की गवर्नमेंट गई माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए कि छोटा अमाउंट देंगे लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर देंगे। कैसे कैसे थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जहाँ पे ये तो ऐसे ऐसे इंश्योरेंस है जहाँ पे 1-2 लाख का आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि अगर आप इस
इंश्योरेंस को रन कर रहे हो, आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपका मतलब आपकी डिसेबल हो गए, आप हैंडीकैप्ड हो गए, तो आपकी फैमिली को देन 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये उस अकॉर्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने वो करके रखा है। सिमिलरली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यहाँ पे अगर डेथ होती है तो आपको 1 लाख रुपीज़ उस अकॉर्डिंग मिलता है डेथ के बेसिस पे। इसी तरह के और डिफरेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस के लिए रखा गया है, लॉसेज को भी कैटर करने के लिए। अगर कुछ आपने कोई खेत में कुछ जुताई की है, अगर उस टाइम पे आंधी तूफान आ गया जो उस चीज़ को ख़राब कर देता, तो उस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। तो ऐसे टाइप के डिफरेंट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रन हो रही है ताकि एक बिगर पब्लिक को कैटर किया जा सके। इंश्योरेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट लाइफ एंड अदर थिंग्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि इसका एक बहुत बड़ा चंक क्या कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। कंसिडरिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC जिसे हम कहते हैं, इन्होंने रिसेंटली अपना जब IPO रिलीज़ किया तो एक वॉपिंग फिगर में इनको अपना जो इवैल्यूएशन अमाउंट है वो और समवेयर अराउंड $2.7 बिलियन इन्हें इन्वेस्टमेंट लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जनरल पब्लिक के पास है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिफ़ॉल्ट, ये किसी भी हाल में डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अगर हमने इन्हें पैसा दिया तो ये पैसा उसका रिटर्न अमाउंट देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ देंगे। So these are some of the key things which were very much important with this session. We are still moving ahead because there are consistently requests are coming to provide some more videos on the channel. Though we are always saying that you can register online at our website and accordingly we can provide you all the notes, and apart from this the specific all concrete and analysis based video. So we have decided कि हम जो टोटल 12 चैप्टर्स है इकोनॉमिक सर्वे के, उसमें से एटलीस्ट 6 चैप्टर्स के यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड करेंगे, एक एक का एनालिसिस। बट इफ़ यू वांट टू सी ऑल द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे वीडियोस, वी रिक्वेस्ट यू दैट यू रजिस्टर ऑनलाइन in our website momentumeyes.com. We will be providing this link in the description box. Register it and watch all those videos, that too free of cost. And apart from that, access the economic survey notes which we are going to soon release it once these analysis videos are getting over. So subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.